हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नए टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल। जो बंगाल का तो पढ़ लिया था हमने, बंगाल का प्रभुत्व और शासक के रूप में कंपनी। आज हम लोग मैसूर की स्थिति पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में, मैसूर का युद्ध पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कर्नाटक का तीनों युद्ध के बारे में पढ़ा था। वेदरा का युद्ध, बंडीवास का किस प्रकार से, और प्लासी का युद्ध किस प्रकार से निर्णायक सिद्ध हुआ था। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। अब जो हम लोग बंगाल मैसूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैसूर की प्रारंभिक स्थिति और मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी महत्वपूर्ण है। ओके। बंगाल का प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी जो है स्थापित हो गई 1772 में। जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली विफल हो चुकी थी। अंततः हेस्टिंग ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल में जो बंगाल का विजित क्षेत्र था उस पर शासन करना जो है प्रारंभ कर दिया, और मुगल थे वो उनको वहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। इसके बाद मैसूर की स्थिति देखते हैं। धीरे धीरे किस प्रकार से छोटे छोटे जगहों पे कब्जा करते करते इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किस प्रकार से कर लिया। अब बात करते हैं मैसूर की। मैसूर जो है हमारा इस नीचे वाले क्षेत्र में आता है ना। यहाँ पे मैसूर विजयनगर के पतन के बाद यहाँ पे आता है मैसूर, है ना। वाडियार वंश के एक और स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। विजयनगर का पतन हो गया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर और जो है बीजापुर। तो यहाँ पे था, है ना, इस वाले क्षेत्र में विजयनगर का पतन हो गया था। इसके बाद विजयनगर का पतन जो है 1500 आपका आई थिंक 76 में एक राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था। इसके बाद ही विजयनगर का पतन हो गया था। इसके बाद मैसूर जो है वंश के शासक ने एक स्वतंत्र रूप से उभरा। वहाँ पर वाडियार वंश के शासन के रूप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविकता शक्ति सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथों में आ जाती है, और हैदर एक सामान्य सिपाही की जो है प्रगति करता है। एक हैदर नाम का जो व्यक्ति था, जो हैदर थे टीपू सुल्तान के फादर, वो एक सिपाही थे, है ना। 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और वहाँ फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर लेता है। और 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। तो ये वाली बात आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात है। आप लोग इसमें नोट करिएगा क्या कि जो 1761 में हैदर जो है मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है। ओके। और हैदर जो है पेशवा माधव राव से परास्त तो होता है, लेकिन जो मराठों को चौथ देने की जो चौथ होती थी ना, चौथ जो कर होता था उसको भी देना पड़ता है हैदर को। किंतु माधवराव की मृत्यु के बाद वह पुनः क्षेत्रों को वापस जीत लेता है, और थोड़े समय में ही मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन जाता है, जिससे कि इसके जो पड़ोसी जो राज्य थे वो इसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना के महत्व की पहचान कर ली थी, और व्यवहारिक रूप से टीपू सुल्तान ने भी इसका जो है नेतृत्व किया, ठीक है। अब बात करते हैं पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1767 से लेकर 1769 तक जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेज और मैसूर के जो है बीच युद्ध हुआ था। मराठे और निजाम के से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर के खिलाफ, जो हैदर अली था उसके खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और निजाम हैदर अली की ओर आ गया परंतु कुछ समय बाद ही निजाम हैदर अली जो है की ओर आ गया। अंग्रेजों ने अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रख दिया। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हैदर अली था उसने अंग्रेजों को पहले युद्ध में तो हरा देता है, ठीक है, और ये संधि कर लेते हैं। मद्रास की संधि पहली जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है 1769 में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि आंग्ल जो मैसूर युद्ध है पहले
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये तो आप लोग बता ही देंगे, 1767 से 69 तक। और इसके बाद मद्रास की संधि होती है, ठीक है ना। और जो संधि थी उसके अनुसार एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश को लौटा दिया जाता है। युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे के साथ देने की बात भी स्वीकार की है। तो अब क्या होता है इस मद्रास की संधि में, ये होता है कि जो जीता हुआ क्षेत्र था ना, वो प्रदेश जो है लौटा देते हैं। और युद्ध में अगर बाहरी कोई आक्रमण होता है तो दोनों ने एक दूसरे के साथ देने की बात कही। नेक्स्ट युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर के बीच पुनः होता है। जब 1770 से 71 में मराठों ने उस पर आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने सहायता नहीं की थी। देखिए, मद्रास की जो संधि हुई थी उसमें कहा था कि अंग्रेज जो है युद्ध में सहायता देंगे, लेकिन इसने नहीं दी थी। इस वजह से ही, जिससे कि मद्रास की संधि का उल्लंघन यह था, जो मद्रास की संधि थी इसकी शर्तों का उल्लंघन था ये। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण किया। ओके, अर्काट पर आक्रमण किया और आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर ली। हैदर अली ने ही जो है कर्नाटक के अर्काट पर आक्रमण कर दिया। यहाँ से ही दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। निजाम और मराठों के साथ दिया। इस युद्ध में निजाम और मराठों ने उसका साथ दिया। किसका? ये हैदर अली का। उसने अंग्रेज कर्नल बेली को पूरी तरह से परास्त कर दिया। यहाँ पे भी जो है अंग्रेज बुरी तरह से परास्त होते हैं। 1780 से 81 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अमेरिका पे भी कब्जा किया था, लेकिन इस काल में जो है यहाँ से जो अमेरिका है वो स्वतंत्र होने लग गया था। और वहीं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन जैसे ब्रिटिशियों के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। ये तीनों जो है देश अमेरिका का साथ दे रहे थे। तो यहाँ से भी स्थिति गड़बड़ थी, है ना। भारत में मैसूर और निजाम और मराठा इन लोगों ने त्रिगुट बनाया और इसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लग गए। अब बात करते हैं तत्कालीन जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। यह हैदर अली से मुकाबले के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा। ये आयरकूट एक जो था सेनापति, इसको दक्षिण भेजता है और उसने अपनी कूटनीतिक चाल से महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब क्या करता है ये जो आयरकूट था, इसने क्या किया, एक कूटनीतिक चाल चली और इन दोनों को अपने में मिला लिया, ठीक है। और यहाँ से गुट बिखर जाता है और हैदर अली के उत्साह में किसी की कमी नहीं आती है। लेकिन जो है ये गुट अलग होने के बाद भी हैदर अली में उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। इसके बाद 1781 आता है। 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों जो है अंग्रेज जनरल आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। यहाँ पे पराजित हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिला। फिर भी जो है पराजित तो हो जाता है हैदर अली, लेकिन जो है इसका सफलता का लाभ अंग्रेजों को उतना नहीं मिलता है। अंग्रेजों से युद्ध में मिली पराजय से उत्पन्न मानसिक क्षति और घायल होने के कारण 1782 युद्ध करते हुए जो हैदर अली है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, मेन है दोस्तों टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान अगला शासक बनता है और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। ओके, और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली। तो यहाँ पे दूसरी संधि जो होती है मंगलौर की संधि होती है 1784 में। ओके, इसके बाद टीपू सुल्तान की बात करते हैं। टीपू सुल्तान जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद शासक बनता है। टीपू सुल्तान जो है अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण जो है वह बहुत अधिक पहचाना जाता है। और टीपू सुल्तान एक साथ कई भाषाएं जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ का ज्ञान था उसको। उसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल और इकाई, नवीन सम्मत कैलेंडर का प्रचलन किया। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के रूप संगठित किया। प्रशासनिक व्यवस्था में जो है उस तत्वों को भी, पश्चात तत्वों को भी अपनाया।
1796 में अंग्रेजी जो सेना नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी की, और जो कि मोलिदाबाद, वाजिदाबाद, मैंगलोर टीपू ने पोत निर्माण घाट डॉकयार्ड का निर्माण किया। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है मोलिदाबाद, वाजिदाबाद और मैंगलोर में इसने क्या किया, एक डायकॉट का निर्माण भी किया। देखिए, टीपू सुल्तान ने पिता हैदर अली के विपरीत बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए। टीपू सुल्तान ने जो है सिक्के भी जारी करता है अपने नाम से। टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करिएगा। स्वतंत्रता का वृक्ष किस शासक ने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन गया था और अपने को नागरिक टीपू कह के पुकारा करता था। ठीक है। और 1791 की बात करें तो मराठा घुड़सवारों से श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा था। तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन भी देता है। ठीक है। पहले तो क्या करता है, उस मंदिर को लूट लेता है, लेकिन जब पुरोहित वहाँ के जो है उसे प्रार्थना याचना करते हैं तो वो मूर्ति बनवाने के लिए धन दे देता है। ठीक है। तो उसकी ये तो क्वेश्चन आएगा कि शारदा देवी मंदिर है मूर्ति की स्थापना के लिए किसने जो है धन दिया था या मूर्ति स्थापित करवाया था? तो ये जो है टीपू सुल्तान आ जाएगा आपका। ठीक है। टीपू सुल्तान भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। तो सही, ये मतलब ये दूरदर्शी था, है ना। तो ये सही मानता था क्योंकि आर्थिक शक्ति, अगर आपके पास पैसा है तो भी सैन्य शक्ति आपकी मजबूत हो सकती है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास तो कैसे जो है आर्थिक स्थिति को जो है मतलब सैन्य स्थिति को मजबूत करेगा कोई, है ना। तो ये टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही थी। इसका उद्देश्य उसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन भी दिया था। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। और इसके बाद देखिएगा, विदेशी व्यापार। अपने समकालीन विदेशी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू यानी कि बर्मा में व्यापारिक दूत तथा अरब कस्तूनिया और काबुल मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे। उसने बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस, अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की थी। टीपू अपने व्यक्तिगत धर्म और रूढ़िवादी था। ठीक है। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। टीपू जो है अंग्रेजों की व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही अपनाता है। और उसने कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पॉलीगारों के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया था। ठीक है। अब देखिएगा तृतीय, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ नोट बना लीजिए। टीपू को सीधा साधा दैत्य, मॉन्स्टर, प्योर एंड सिंपल कहा जाता था। टीपू की वीरता के कारण शेर मैसूर कहा गया। शेर मैसूर कितने बार आपके एग्जाम में आया है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, ये इसका कथन था। ठीक है ना। और टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वो प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया था। रॉकेट का जो प्रयोग किया था इसने युद्ध में। ओके, अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, 1790 से 1792 में। टीपू मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था और उसने कुस्तुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे भी सहायता मांगने की कोशिश की थी। टीपू के समय लड़े गए तृतीय युद्ध में जो इसी आधार पर तैयार किया गया था कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था और टीपू ने 1790 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया और कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए बेल्लूर और बंगलौर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर लिया। उसकी राजधानी पर आक्रमण करता है कौन? ये है कॉर्नवालिस। अंग्रेजों ने पुनः हैदराबाद के निजाम और मराठों का सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। 1792 में तत्कालीन गवर्नर कॉर्नवालिस टीपू के श्रीरंगपट्टनम किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर कर देता है। टीपू और अंग्रेजों के बीच 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ओके,
तो तीसरी जो संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। ओके, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब क्या होता है कि टीपू युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे। हर जाना न देने तक अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार मिल गया था। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। तो इसमें निजाम का भी फायदा था, है ना, और कृष्णा नदी के और निजाम पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। और मराठों को तुंगभद्रा नदी का जो है उत्तर वाला भाग मिल गया। इसी संदर्भ में कालवानी से कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को पंगु कर दिया। ठीक है, ये कहा था कालवानी ने। अब बात करते हैं चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 में एक बार अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच फिर से एक युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए प्रयास किए। इस संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया किसने? टीपू ने। 4 मई 1799 में टीपू ने अंग्रेजों को संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अब यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुराने वाडियार अल्पायुष जो शासक था कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप कर उससे सहायक संधि कर लेती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। मराठाओं से अंग्रेजों का युद्ध कैसे हुआ था। ओके, और ये जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जब सिराजुद्दौला और ये तीनों लोग लड़े थे, है ना, प्लासी के युद्ध में कि वांडीबास के युद्ध में हुई थी इलाहाबाद की संधि, प्लासी के युद्ध में हुई थी, है ना। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में। सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों ने निम्नलिखित में से कौन शामिल था? षड्यंत्रकारियों में कौन शामिल था, है ना, इसके विरुद्ध? राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ, यार लतीफ़। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था दोस्तों। एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप लोग को क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना ही ये तत्कालिक कारण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हो जाएगा एक्स ला सैपेल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? किसने किया था इसको आप लोग बताइए। मराठाओं ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को पता ही होगा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ओके, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिससे अंग्रेजों के भारत का प्रभुत्व को स्थापित किया था, कौन सा था? बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में।
नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र। ओके। नेक्स्ट है सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? ये किया था 1843 में। ओके। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ये और क्वेश्चन करेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक आप लोग जो है अच्छे से मेहनत से तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है आप लोगों का।